मैं माता दीन ईश्वर को साक्षी मानकर यह शपथ लेता हूं कि भारतीय कानून एवं व्यवस्था द्वारा संस्थापित भारतीय संविधान के प्रति अपने विश्वास और अपनी आस्था के प्रति सच्ची राजभक्ति पेश करूंगा। मैं एक पुलिस अधिकारी के तौर पर भक्ति, निष्ठा, मेहनत, परिश्रम एवं पूरी ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। एक पुलिस अधिकारी के तौर पर अपने उत्तरदायित्व एवं कर्तव्यों को समझते हुए जैसा कि मुझे समझाया गया है, मैं इन उत्तरदायित्वों एवं कर्तव्यों को अपने ऊपर लेने में सहमत होता हूं। मैं किसी भी तरीके के भ्रष्टाचार से दूर रहते हुए इस देश की जनता के साथ सदा सच्चाई एवं शिष्टाचार का सद्व्यवहार करूंगा। जय हिंद। जी सर, आज 2-3 घंटे का काम देख लेना, मैं जरा दूसरे थाने से होकर आता हूँ। नमस्कार। आप विज्ञान पढ़ते होंगे, विज्ञान में विश्वास होगा। वैज्ञानिक कहते हैं कि चांद पर जीवन नहीं है। आपका क्या मानना है? नहीं कुछ मानना है? आपका क्या मानना है? नहीं। सही है आप। पर हमारे डिपार्टमेंट के सीनियर इंस्पेक्टर माता दिन साहब, एमडी साहब, वो कहते हैं कि चांद पर जीवन है। वैज्ञानिक झूठ बोलते हैं। विज्ञान ने हमेशा ही माता दिन साहब से मात खाई है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट कहता है कि रिवॉल्वर पर पाए गए उंगली के निशान मुजरिम के नहीं है, लेकिन माता दिन साहब उसे सजा दिला ही देते हैं। माता दिन साहब कहते हैं कि वैज्ञानिक हमेशा झूठ बोलते हैं। आधी अधूरी रिपोर्ट पेश करते हैं, चांद का उजला हिस्सा देखा और कहते हैं तुम्हारा जीवन नहीं है। मैं चांद पर गया हूं, वहां का अंधेरा हिस्सा देखा है मैंने, वहां पर आपके और हमारे जैसे इंसान रहते हैं। अब आप जानना चाहेंगे कि माता दी साहब चांद पर कैसे गए थे। है, उसके पहले मैं ये बता दूं कि माता दी साहब अंधेरे पक्ष के माहिर हैं। हुआ यूं, एक दिन उनके खाने में एक औरत आई। क्या भाई, क्या केस है इनका? सर, इनके पति जो है कि 4 दिन से खो गए हैं, मिल नहीं रहे। अच्छा अच्छा, बिठाओ इनको, मैं 2 मिनट में आया।
अच्छा, कोई बात नहीं, आप बैठिए अंदर। तो साहब, उसके पति का क्या ही पता चलता। अगले 4 दिन बाद वो बेचारी औरत किसी और शहर के किसी और होटल में बेहोश पाई गई। खैर, आप लोग जानना चाहेंगे कि माताजी साहब चांद पर कैसे चले गए? किसी टूरिस्ट की हैसियत से या किसी फरार अपराधी को पकड़ने? जी नहीं, इसमें से कोई बात नहीं थी। दरअसल माताजी साहब भारत सरकार और चांद सरकार के मध्य सांस्कृतिक आदान प्रदान के अंतर्गत गए थे। हुआ यूं कि चांद सरकार ने भारत सरकार को खत लिखा था। उस खत में जो बातें लिखी थी वो ऐसे है। नमस्कार। वैसे तो हमारी सभ्यता बहुत आगे बढ़ी हुई है, लेकिन हमारी पुलिस में पर्याप्त ताकत नहीं है। वो अपराधियों को पकड़ने और उन्हें सजा दिलाने में सक्षम नहीं है। हमने सुना है कि आपके वहां रामराज है। कृपा करके किसी एक अधिकारी को भेजे जो हमारी पुलिस को ट्रेन कर दे। यह खबर मिलते ही भारत के प्रधानमंत्री ने गृह मंत्री को, गृह मंत्री ने पुलिस मंत्री को और पुलिस मंत्री ने अपने सचिव को फोन किया। हेलो, जय। ऐसा है कि चांद से रिक्वेस्ट आई है, किसी काबिल अफसर को भेजना है, चांद पुलिस वालों को ट्रेन करना है। ओके सर, यस सर। नहीं सर, किसी आईजी को नहीं भेज सकते। चांद हमारा एक शोध उपग्रह है, वहाँ आईजी को भेजेंगे, प्रोटोकॉल का हनन होगा। किसी एसआई को भेज देते हैं। अच्छा, ठीक है, जैसा उचित लगे, लेकिन किसी बढ़िया अफसर को भेजना। इस तरह तय किया गया। हजारों मामलों के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर माताजी साहब को चांद की पुलिस को ट्रेन करने के लिए भेजा जाएगा। चांद की सरकार को कह दिया गया कि माताजी साहब को ले जाने के लिए पृथ्वीयान भेजा जाए। जाने से पहले पुलिस मंत्री ने माताजी साहब को बुलाया। माताजी, बधाई हो, चांद हो जाएगा। यस सर, सब आपके पास। ठीक है, ध्यान रहे कि तुम भारतीय पुलिस की उज्जवल परंपरा के दूत के हैसियत से चांद पर जा रहे हो। जाओ और वहां जाकर ऐसा काम करना कि पूरे अंतरिक्ष में भारतीय पुलिस डिपार्टमेंट की जय जयकार हो। बोलो भारतीय पुलिस की, और उसकी गूंज हमारे प्रधानमंत्री साहब के कानों तक पहुंचे। जी सर, जरूर सर, आपकी कृपा रहेगी तो जरूर सर।
इस तरह से माताजी साहब ने जाने की तैयारी कर ली और वो दिन आ ही गया जब भारत के इस अंतरिक्ष स्टेशन पर चंद्रयान उतरा। जो भी आया खाली नहीं कोई लौटा। माता जी साहब जाने की तैयारी करने लगे। कौन से? गफूर जी बैठ साहब। अरे FIR वगैरह तो लग दिया ना? जी बैठ साहब। और नामजे का नमूना वगैरह? हाँ सब रख दिया है बैठ साहब। ठीक है चलो तुम लोग ख्याल रखना, मैं जल्दी आऊंगा, कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। बलवंतर अचानक मुझे कुछ याद आया। बलवंतर ऐसा है कि 2 महीने बाद हमारे वहाँ चचकी है, हमारी बीवी की प्रेगनेंसी है, अपनी पत्नी को भेज देना मदद के लिए। ठीक है हम भी भेज देंगे बेटा। ठीक है चलो तुम लोग ख्याल रखना, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, मैं जल्दी आऊंगा। माताजी साहब बयान के पास पहुंच गए और ड्राइवर से पूछा, क्यों है ड्राइविंग लाइसेंस है नहीं तेरे पास? है सर। हवा वगैरह इंजन लाइट सब ओके? अरे सब ओके होना चाहिए, नहीं तो बीच अंतरिक्ष में चालान कर दूंगा हराम। सर ऑल इज ओके, हमारे ऑफिसर से कोई ऐसी बात नहीं करता। आप जानता हूँ मैं तेरी पुलिस कितनी कमजोर है, इसीलिए तो चल रहा हूँ, अबे चल के सही करता हूँ सारा। ऐसे नहीं बैठना है। हाँ ठीक है, जानता हूँ मैं पहली बार नहीं बैठा हूँ। अबे पहले बता के स्टार्ट करना। हॉर्न नहीं आता? हॉर्न! हाँ। तेरे वहाँ पे पायलट के गाने सुनते हैं? क्या बोलते? आ गए? जय हो चंदा मामा। प्रवेश तो की जा सकता है। इधर आपको मैं पहुंचा देना। हाँ इधर से उतरना है ना, चेक कर लो। हाँ
हाँ ठीक है। माता दिन साहब ने देखा कि चांद के किसी भी पुलिस अफसर के कंधे पे ना तो स्टार है ना ही फिदा, सो उन्होंने सैल्यूट का जवाब देना और हाथ मिलाना बिल्कुल जरूरी नहीं समझा। वैसे भी मैं आज पुलिस अफसर की हैसियत से नहीं, सलाहकार की हैसियत से आया हूँ। आई एम अ सीनियर ऑफिसर। चलो सर, अब मेरा सामान वाले जाएगा सर, मैं लेकर आता हूँ। आइए सर, आइए सर, आराम से। नहीं सर, बहुत कम नहीं करेगा, जितना ग्रोथ का प्रश्न बताते हैं उतना नहीं। सर, ये आपका बंगला है, आप एक दो हफ्ते आराम कीजिए, फिर हम काम शुरू करेंगे। ठीक है बे, मुझे ज्यादा मत सिखा। मैं चांद तो बड़ी सुंदर लड़कियां होती हैं। माता दिन साहब ने सिर्फ एक दिन आराम करने के बाद से काम शुरू कर दिया। सबसे पहले तो उन्होंने पुलिस लाइन का मुआयना किया। महाराज का मंदिर नहीं है। शाम को पुलिस मंत्री को बुलाया गया। क्यों जी, तुम्हारे वहां हनुमान जी का मंदिर नहीं है कहीं? सर, ये हनुमान जी कौन थे? हनुमान जी को नहीं जानता? बेवकूफ। पवन पुत्र महाबलशाली रामदूत हनुमान को नहीं जानता? हनुमान जी सुग्रीव के वहां स्पेशल ब्रांच में ऑफिसर थे। सीता माता के अपहरण का पता लगाया था। एबडक्शन का मामला था दफा 362। अपराधी को वही सजा देती थी। रावण की पूरी प्रॉपर्टी में आग लगा देती। हर पुलिस वाले के पास ये अधिकार होना चाहिए, अपराधी को जहां पकड़े वही सजा दे, अदालत जाने का झंझट ही ना हो। खैर, पर ये व्यवस्था हमारे राम राज्य में नहीं है। राम जी हनुमान जी को युद्ध के बाद अयोध्या लाए और वहां की टाउन ड्यूटी में तैनात किया। वही हनुमान जी हमारे आराध्य देव हैं। हर पुलिस वाले का ये कर्तव्य है कि रोज सुबह सबसे पहले हनुमान जी महाराज के दर्शन करे, फिर अपने कर्तव्य के लिए निकले। तुम एक काम करो, हनुमान जी महाराज की फोटो है, इससे मूर्तियां बनवाओ। मैं तुम्हें नहीं दूंगा, स्कैन करके रख लो बस। जल्द से काम करो। अगले 2-3 हफ्तों में ही चांद के हर एक पुलिस लाइन में हनुमान जी का मंदिर बन गया। बोले बजरंगबली महाराज की। माता दिन साहब उन कारणों का तलाश कर रहे थे, इनकी वजह से चांद की पुलिस निकम्मी और सुस्त हो गई है। मुझे कोई कारण नहीं समझ में आ रहा था, आखिर बात क्या है। अचानक उनकी बुद्धि चमकी। पूछे, ये सर, जरा तनख्वाह का रजिस्टर तो लाओ। अच्छा, और समझ में आ गया। शाम को पुलिस मंत्री को बुलवाया गया। मैं सब समझ गया कि तुम्हारी पुलिस मुस्तैद क्यों नहीं है। क्यों सर? अरे तुम इतनी ज्यादा तनख्वाहें देते हो इसलिए? क्या मजाक है? सिपाही को 1 लाख और दरोगा को 2 लाख, ऐसे चलता है क्या? हमारे वहां सिपाही को 25,000 देते हैं और दरोगा को 50,000। वो दिन भर अपराधियों के फिराक में रहते हैं। एक काम करो, तनख्वाह घटाओ तुरंत। सर, पर हम अगर तनख्वाह कम कर देंगे तो हमारे कर्मचारी ठीक से काम कैसे करेंगे? सब ठीक से काम करेंगे, कुछ गड़बड़ी नहीं होगी। और तुम देखोगे कि पहली घटी हुई तनख्वाह मिलते ही तुम्हारी पुलिस की मनोवृत्ति में क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाएगा। और सचमुच ऐसा ही हुआ। अगले 2 महीनों में पुलिस सोते से जाग गई, अपराधों पर नजर रखने लगी। अपराधियों की दुनिया में तो खलबली मच गई। पुलिस मंत्री ने रिकॉर्ड बुलाकर देखे तो सचमुच दुगने केस
दर्ज हुए थे। उन्होंने मातादिन साहब को बताई, सर कांग्रेस लॉर्ड ऑफ एविडेंस आपने ऐसा किया कैसे? कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, मुलाजिम को कम तनख्वाह दोगे तो उसका गुजारा बसारा नहीं हो पाएगा। अब इतनी कम तनख्वाह में सिपाही ना अपने बाल बच्चों को पाल सकता है, ना ही इंस्पेक्टर अपनी ठाट बाट मेंटेन कर सकता है। उसे ऊपरी कमाई करनी ही पड़ेगी। गरज कि उसे अपराधियों को पकड़ना पड़ेगा, अपराध पे नजर रखनी पड़ेगी। तुम्हारी पुलिस सचेत, मुस्तैद और कर्तव्य परायण हो जाएगी। हमारे रामराज के स्वच्छ और स्वस्थ प्रशासन का यही रहस्य है। आधी समस्या हल हो गई। पुलिस अपराधी को पकड़ने लगी। आधी समस्या बाकी, अपराधी को पकड़ने के बाद उसे सजा दिलाना। मातादीन साहब इस फिराक में थे कि कब कोई बड़ा केस हाथ लगे और उसे सॉल्व करके नमूने के तौर पे पेश करे और वहां के अधिकारियों को सिखाए। तब तक एक दिन आपसी मारपीट में एक आदमी की मौत हो गई। मातादीन साहब उस थाने में जाकर बैठ गए। नमूने के तौर पर इस केस का इन्वेस्टिगेशन मैं करूंगा और तुम लोग सीखोगे, ठीक है? यस सर। देखो, कत्ल के केस में एविडेंस बहुत पक्का होना चाहिए सर, पर पहले तुम अपराधी को पकड़ेंगे ना। अबे चुप रहो, उल्टे मत चलो, जितना बोला जा रहा है उतना करो। ये बताओ, कहीं खून का दाग मिला है? कहीं किसी के कपड़ों पर या कहीं और? एक आदमी का वो यहाँ झगड़ा हुआ था, वहां सामने मकान है, बड़ा शरीफ आदमी है। उसने उस मरते हुए आदमी को बचाने की कोशिश की थी क्योंकि मारने वाले तो मार के भाग गए थे। वो उसको हॉस्पिटल पहुंचाने गया और उसके शरीर पे कपड़ों पे खून के धब्बे लगे रहे। बहुत बढ़िया, उसे फौरन हवालात मिला सर। और हम एक शरीफ आदमी को जिसने उस मरते आदमी की मदद की थी ऐसे कैसे परेशान कर सकते हैं? अबे जितना कहा जा रहा है उतना क्या करो। ये बताओ मुझे, जब एविडेंस वहां मिल रहा है तो कहां जाओगे खोजने? पहले जो एविडेंस मिल रहा है उसे कब्जे में तो लो। उस शरीफ आदमी को थाने में बुला लिया गया। सर मैंने क्या किया है? मैंने तो मरते हुए आदमी की मदद की थी, आप लोग मुझे क्यों पकड़ रहे हैं? चांद के पुलिस वाले उस आदमी की बातों से बड़े प्रभावित हुए, लेकिन मातादीन नहीं प्रभावित हुए। अच्छा, वो तो ठीक है, और तू झगड़े की जगह पर क्यों गया? सर ठीक है मेरा था सर, मैं नहीं गया, मेरे मकान के सामने झगड़ा हो रहा था, मेरा मकान वहां पर है। अबे सो तो ठीक है, पर मैं कहता हूं झगड़े की जगह पर जाना ही क्यों? वो आदमी बार बार यही कहता कि सर मैं नहीं गया, मेरा वहां मकान है। मातादीन बार बार कहते, अबे मैं कहता हूं कि झगड़े की जगह पर गया क्यों? इस तर्क का उस आदमी के पास कोई जवाब नहीं था। पुलिस वाले मातादीन की इस तर्क प्रणाली से बड़े प्रभावित हुए। अब मातादीन साहब ने कहा, देखो इन्वेस्टिगेशन का सिद्धांत ये है कि अगर हत्या हुई है तो ये तो तय है कि किसी ने उसे जरूर मारा है। कोई कातिल है, किसी को सजा हो। पुलिस के लिए सोचने की बात यह है कि किस पर जुर्म साबित किया जा सकता है या किस पर जुर्म साबित किया जाना चाहिए। अब सजा चाहे कातिल को हो चाहे बेकसूर को, यह अपने सोचने की बात नहीं। मनुष्य मनुष्य सब बराबर है, सब में उसी परमात्मा का अंश है। हम भेदभाव नहीं करते, ये पुलिस का मानवतावाद है। अब एक काम करो, 4-6 चश्मदीद गवाहों को बुलाओ। सर जब किसी ने देखा ही नहीं तो चश्मदीद गवाह कैसे आएंगे? अबे तुझे पता है चश्मदीद गवाह किसे कहते हैं? चश्मदीद वो नहीं है जो देखे, वो है जो कहे कि मैंने देखा। सर पर कोई ऐसा क्यों कहता ही नहीं? कुछ पता नहीं है तुम लोगों को, पता नहीं कैसे चाहते हो खाना एबीसीडी। चश्मदीद गवाहों की लिस्ट पुलिस के पास पहले से रहती है। हमारे पास तो ऐसे ऐसे चश्मदीद गवाह है
जो साल भर में 300-400 वारदातों की गवाही देते हैं। हमारी अदालतें भी मान लेती है इस आदमी में जरूर कोई दैवी शक्ति है, जो घटना होने से पहले ही जान जाता है कि अमुक जगह पर घटना होने वाली है और वहां पहुंच जाता है। एक काम करो, तुम लोग कल सुबह इस शहर के 8-10 गुंडों, मवालियों और चोरों को बुला के लाओ। मैं तुम्हें चश्मदीद गवाह बना कर देता हूँ। अगली सुबह उस शहर के 8-10 नमूने थाने में पेश थे। माता दिल साहब ने पृथ्वीलोक से आने के बाद से कई दिनों तक ऐसे लोगों को नहीं देखा। ममता उमड़ आई, थोड़े गदगद स्वर में बोले, क्यों जी, तुम लोगों ने उस आदमी को मारते हुए देखा था ना? हम जब आते ही नहीं, हम देखते कैसे थे? सो तो ठीक है, पर मारते हुए देखा था ना? थे ही नहीं तो देखा कैसे? सर, जब हम थे ही नहीं तो देखते कैसे? बच्चा, बड़ा चल रहा है यहाँ पे? उधर खड़ा है, और तुझे? एक-एक को 10 साल के अंदर करूंगा। तुझे भी। तूने जो भी काम किए ना, सब यहाँ थाने में दर्ज है। अब बता, अपना धंधा चलाना चाहता है कि हवालात की हवा खाना चाहता है? नहीं सर, अब अपना आप करने दीजिए सर। ठीक है, फिर बता कि तूने क्या देखा? अबे हट, मैं बताऊंगा। तू तो अपने ससुराल गया था, मैंने देखा। सर, वो आदमी अपने घर में से निकला, डरता खींचा और शरीफ आदमी को जो मारा। वही उसका माथा खुल गया। ऐसे तो हम किसी को नहीं मारते सर, बड़ा बेरहम था। बहुत अच्छे, अब अदालत में ये बात कहोगे? सर, आप जो कहेंगे, जहां कहेंगे, जैसे कहेंगे, हम वैसे कहेंगे सर। ठीक है, जाओ अभी निकलो। कोतवाल, इन सबके नाम रिकॉर्ड में दर्ज कर लो, आगे प्रोसेसिंग में काम आएंगे। एफआईआर दर्ज करो, चार्जशीट दायर करो। माता जी साहब ने एफआईआर भरवा दी और वक्त जरूरत के लिए उसने खाली जगह भी छुड़वा दी। बजरंगबली, चलो आज सुबह पहले पूजा पाठ कर लूं। सर, हमारी तो बड़ी मुसीबत है सर। क्या हुआ बे? सुबह परेशान रहता है सर। तमाम शरीफ लोग आते हैं और कहते हैं कि उसको क्यों फंसाया, वो तो बेकसूर था। चंद्रलोक में ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ है। हम लोग आगे तक जाके शिकायत करेंगे। सर, हमें समझ नहीं आता कि हम क्या जवाब दें, हम बड़े शर्मिंदा हैं। अच्छा, बस इतनी सी बात? कोई बात नहीं, शुरू में ऐसे कामों में आदमी को शर्म आती है, और तुम बाद में देखोगे कि तुम्हें बेकसूर को छोड़ते हुए शर्म आएगी। हमारे पास हर बात का जवाब है। अब से कोई तुम्हें कुछ कहना है तो उसे कहना कि भैया, हम जानते हैं कि वो आदमी निर्दोष है, और हम क्या करें, सब ऊपर से हो रहा है। सर, वो लोग पुलिस मंत्री के पास चले जाएंगे। अच्छा, कोई बात नहीं, पुलिस मंत्री भी कहेंगे कि सब ऊपर से हो रहा है। सर, वो लोग गृह मंत्री के पास चले जाएंगे। कोई बात नहीं, गृह मंत्री भी कहेंगे कि भाइयों देखो, मैं ये केस देख रहा हूँ, जानता हूँ, पर मैं कुछ कर नहीं सकता, सब कुछ ऊपर से हो रहा है। सर, आप समझ नहीं रहे हैं, वो लोग सोशल एक्टिविस्ट हैं, प्रधानमंत्री तक जा सकते हैं। अच्छा, ऐसी बात है? कोई बात नहीं, प्रधानमंत्री भी कहेंगे तो। भाइयों बहनों, देखिए, मैं जानता हूं कि वो आदमी बेकसूर है, पर मैं क्या करूं, सब कुछ ऊपर से हो रहा। सर, फिर वो लोग भगवान के पास जाएंगे।
और अगर भगवान के पास गए भी तो वापस कैसे आएंगे? तुम तो भरो FIR। माता दिन साहब ने चांद की पुलिस को FIR भरना, FIR में खाली जगह छोड़ना, गवाहों को तोड़ना मरोड़ना, नए गवाह तैयार करना, रोजनामचे बदलना, सब सिखा दिया। चांद की पुलिस प्रशिक्षित हो चुकी थी, सरकार भी खुश थी। पुलिस वाले तो जब मिलते तो माता दिन साहब के पैर ही गिर जाते। गुरुदेव, आप महान है गुरुदेव, आपके जैसा कोई नहीं गुरुदेव, गुरुदेव। आप न होते तो हम तो केवल तनख्वाह की सूखी रोटी खाते। आपकी वजह से ऊपरी आमदनी की मलाई मिल रही है गुरुदेव। आपके काम करने दे, चापलूसी तो मैं धरती पर छोड़कर आया हूँ। सरकार भी खुश थी। सरकार ने तो बाकायदा माता दिन साहब के योगदान के लिए भारत सरकार के नाम से धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया। चांद की सरकार भारत सरकार के नाम से माता दिन साहब का योगदान देने के लिए एक विशेष धन्यवाद प्रस्ताव पेश करती है। भारत सरकार का चांद सरकार की ओर से धन्यवाद, 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 धन्यवाद। और अगले दिन माता दिन साहब का सार्वजनिक अभिनंदन किया गया। वो फूल मालाओं से लदे पूरी जीप में बैठे हुए थे। साहब जीवन में पहली बार ऐसा कर रहे थे, इसलिए उन्हें थोड़ा अटपटा लग रहा था। 26 साल पहले किसने सोचा कि पुलिस की नौकरी ज्वाइन करता हुआ यह आदमी एक दिन चंद्रलोक में ऐसा सम्मान पाएगा। उन्हें अफसोस हो रहा था कि काश इस मौके के लिए नेताओं की तरह धोती, कुर्ता और टोपी भी ले आया होता तो असली नेता वाली फीलिंग आती। वो अपने गृह मंत्री के स्टाइल में जवाब दिए जा रहे हैं। और उधर पृथ्वीलोक पर भारत के पुलिस मंत्री इस कार्यक्रम को लाइव अपनी टीवी पर देख रहे हैं। चलो हमारी भी सद्भावना यात्रा के लिए वातावरण बना दिया माता दी ने। तो साहब कुछ दिनों तक सब कुछ ऐसा ही चलता रहा, लेकिन एक दिन अचानक लोक से आए हुए इस आदमी की वजह से चंद्रमा पर शायद अंधकार छा गया। पूरा का पूरा अंधकार, जिसकी वजह से चंद्रमा की संसद ने एक विशेष बैठक बुलवाई। चूंकि वह बैठक गुप्त थी, इसलिए कहीं कोई रिपोर्टिंग नहीं हुई, लेकिन संसद की दीवारों से टकरा कर जो शब्द बाहर आए वो कुछ यूं थे। आज कोई मरते हुए आदमी को पूछता नहीं, बेटा अपने बीमार बाप के पास जाने से बचता है कि कहीं पुलिस वाले उसे न पकड़े। बच्चे नदी में डूब जाते हैं, लेकिन उधर से गुजरता हुआ आदमी देखता नहीं। मकान जलते रहते हैं पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब सरकार का किया धरा है। सरकार फौरन इस्तीफा दे। प्रधानमंत्री हाय हाय, प्रधानमंत्री हाय हाय, सरकार फौरन इस्तीफा दे। चांद के प्रधानमंत्री साहब ने माता दीदी को बुलवाया। आइए आइए। आपकी सेवाएं हमें प्रदान करने के लिए आपका और भारत सरकार का बहुत धन्यवाद।
सर, मैं अपना टर्म पूरा किए बिना वापस नहीं जा सकता। आप एक काम कीजिए कि दुगना वेतन ले जाइए, तिगुना वेतन ले जाइए, लेकिन यहाँ से जाइए। नहीं सर, हमारा सिद्धांत है, हमें पैसा नहीं, काम प्यारा है। ठीक है, आप अभी यहाँ से जाइए। आखिरकार चांद के प्रधानमंत्री को भारत के प्रधानमंत्री के नाम से खत लिखना पड़ा। उस खत के पहुंचने के 4 दिनों बाद ही भारत से आईजी का ऑर्डर आ गया कि मातादीन साहब पृथ्वीलोक वापस आ जाए। मातादीन साहब जाने की तैयारी करें। मातादीन साहब लौटते वक्त अपनी एसपी भाभी के लिए एड़ी घिसने वाला पत्थर रखना नहीं भूले, जो उन्होंने लाने के लिए कहा है। तो ठीक है, तुम लोग परेशान करे, रो मत, ठीक से काम करना। हाँ, अरे ठीक है, रो मत, जाओ। पहुंचा दी, फिर जाना। जय हो धरती मैया, जय भारत माता। आखिरकार लंबे समय तक लोगों के दिमाग में ये बात बनी रही कि मातादीन साहब 20 टर्म में से एकाएक वापस कैसे आ गए। ऐसा क्या लिखा था उस खत में? काफी लंबे समय बाद वो खत सबके सामने आ गया। उसमें जो बातें लिखी थी वो कुछ यूं थी। मातादीन जी की सेवाएं हमें देने के लिए आपका अनेक धन्यवाद। अरे हमने तो आपको मित्र समझा था, पर आपने हमारे साथ शत्रुवत व्यवहार किया है। आपने चांद के भोले भाले लोगों के साथ विश्वासघात किया है। आपके मातादीन ने हमारी पुलिस को जैसा बना दिया है, उसके ये हालात हुए हैं। आदमी सड़क पर तड़प कर मरता रहता है और कोई उसके पास नहीं जाता, इस डर से कि कहीं पुलिस उसे ही ना पकड़ ले। मकान जलते रहते और मोहल्ले में से एक आदमी निकल के आगे नहीं आता। वो डरता है कि कहीं पुलिस उसके ऊपर आग लगाने का जुर्म ना काबिज कर दे। बच्चे अपने बीमार माँ बाप की सेवा करने से डरते हैं कि कहीं पुलिस प्रॉपर्टी हड़पने के लालच में उसे ही ना फंसा दे। सारे मानवीय संबंध समाप्त हो रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं? मातादीन जी ने हमारी आदि संस्कृति नष्ट कर दी है। अगर वो कुछ दिन और रहे तो पूरी की पूरी चंद्रलोक की सभ्यता ही नष्ट कर देंगे। आपसे विनम्र निवेदन है कि उन्हें अपने नाम राज्य में वापस बुला
बिगड़ जाता ये कहता ईश्वर है, ये कहता